हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंसेस क्यूब बाइट्स। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन मेल एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। 7th क्लास में आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा हुआ था कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और उनमें आपने मेनली टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है तो हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। इसमें जो है मेनली हम ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे वो जो है गैमीट प्रोड्यूस करते हैं और कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो उन गैमेट्स को प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और फ्यूजन में, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को, इस लर्निंग सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, विविपेरस, ओविपेरस कौन से एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है और क्लोनिंग क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ देयर यंग वंस ऑफ सेम काइंड। ठीक है, देयर ओन काइंड मीन्स जिसमें हम क्या करते हैं, अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों होती है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई द रिप्रोडक्शन इज सो मच एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपको बस ये लिखना है कि टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो अब आपका आता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप्स में आपके दो मेनली टाइप्स आपके आते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि वैसे टाइप के रिप्रोडक्शन जिसमें आपका सिंगल इंडिविजुअल जो है ऑफस्प्रिंग जो है या यंग वंस जो है प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती, मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक आपका सिंगल पेरेंट्स भी आपके ऑर्गेनिजम्स बना सकता है। और ये नॉर्मली आपके सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कोई गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, ना कोई फर्टिलाइजेशन होता है। और ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में मेनली देखा जाता है, जैसे कि अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गए, स्टारफिश हो गए, स्पंजेस हो गए, आपके वॉर्म्स हो गए। तो जो भी लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें देखा जाता है। तो इसके एग्जांपल जो है सेक्सुअल के आपके एनिमल्स में आपको मिल जाएंगे बाइनरी फ्यूजन और बडिंग। तो बाइनरी फ्यूजन आपने पहले ही पढ़ रखा है कि बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है या पेरेंट बॉडी जो होते हैं वो दो भाग में बढ़ जाती हैं। तो जैसे कि अमीबा में देख सकते हो, सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस दो भाग में बढ़ता है, उसके बाद जो उनका जो बॉडी होता है वो दो भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें आप दो टर्म पढ़ोगे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है जी, कैरियो इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। जो सबसे पहले जब आपका न्यूक्लियस दो भाग में बढ़ता है उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और जब आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, दो भाग में बढ़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जब सेल आपके दो भाग में बढ़ जाते हैं। और इसी तरीके से एक पैरेंट बॉडी से आपके दो जो है आपके अमीबा जो है आपको मिल जाएगा, डॉटर न्यूक्लियस। इसके बाद बडिंग आता है। बडिंग आपने ईस्ट में भी पढ़ा होगा, जो कि फंजाई में होता है। उसी तरीके से हाइड्रा में भी क्या होता है कि एक सर्टेन बल्ज्ड आउट स्ट्रक्चर बर्ड जो है डेवलप होता है, वो सर्टेन आपके ग्रो करता रहता है, अपनी पैरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन लेता रहता है। और जब वो इस काबिल हो जाता है कि वो इंडिविजुअल ग्रो कर सके, तो वो क्या होता है, उनकी बॉडी से डिटैच हो जाता है, और फिर ये जो है आपका यह जो मैच्योर और इंडिविजुअल में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हाइड्रा में आपको बडिंग देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सब जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे रिप्रोडक्शन का मोड होता है जिसमें आपके दोनों ही पेरेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और दोनों ही पेरेंट्स अपने गैमीट्स बनाते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स बनाते हैं। और जब वो फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज करते हैं, तब वो जाके एक नया इंडिविजुअल क्या होता है, बनाता है। तो जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपके काउ, हॉर्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे जो होते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आपके दो तरह के रिप्रोडक्टिव सेल बनते हैं जिनको हम लोग गैमीट्स भी कहते हैं। और जो मेल जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव या मेल गैमीट बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्म। और जो फीमेल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल या गैमीट बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओवा या एग। ठीक है जी। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनको हम लोग हर्माफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल कहते हैं, उनका मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म से होता है जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जिनमें आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। जैसे कि अर्थवर्म हो गए, लीच हो गया, लीवर फ्लूक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है आपके
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एक ही ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। लेकिन जैसे कि आप कॉकरोच को देख लीजिए, फ्रॉग को देख लीजिए, ह्यूमन बींग्स को देख लीजिए, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिनके आपके मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो एक ही ऑर्गेनिजम्स में होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होगा, जिसको हम लोग मेल और फीमेल करके डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो भी आप देखोगे फीमेल होती हैं उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जो भी मेल होती है उनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे और वो मेल गैमीट से बनाएंगे। ठीक है जी। तो नॉर्मली जो मेल गैमीट होता है जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, वो उसमें न्यूक्लियस वगैरह आपने पढ़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म आपने सेल चैप्टर में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके हमारे चैनल पे हमने पढ़ा हुआ है, वो आप जाके फिर से देख सकते हो वीडियोस को। तो जो भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपके सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी जो ह्यूमन में जो है आपके मेल गैमीट में क्या होता है कि लॉन्ग टेल होता है, जिसे जब हम स्पर्म पढ़ेंगे उनके स्ट्रक्चर में देखेंगे उनमें एक जो है यहाँ पे आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बॉडी होती है और एक लॉन्ग टेल होता है जो उनको स्विम करने में हेल्प करता है, उनको वहाँ तक पहुँचने में क्या करता है, हेल्प करता है ओविडक्ट तक, और ताकि उनका फर्टिलाइजेशन हो सके। फीमेल गैमेट नॉर्मली जो है ऑर्गेनिजम्स में जो है वो लार्जर होती हैं, जिनमें जो न्यूक्लियस जो है लार्जर होता है और साइटोप्लाज्म कंटेंट ज़्यादा होता है। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपके जो भी एम्ब्रियो जो फ्यूजन के बाद बनती हैं, जाइगोट जब डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है तो उन एम्ब्रियो को क्या करते हैं, उनको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है जब फ्यूज करते हैं, मीन्स जब दो मिल के एक बनाते हैं, तो वैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और इसी प्रोसेस, फ्यूजन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट क्या करता है कि नॉर्मली यूनिसेलुलर होता है, जो भी गैमेट्स होते हैं वो आपके यूनिसेलुलर होते हैं और फ्यूजन से वो यूनिसेलुलर जाइगोट ही बनाते हैं। और जाइगोट फिर क्या होता है, डिवाइड करता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे डिवाइड करता है और उसी मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, और वो डिवीजन होते 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 आगे जाके फिर वो न्यू इंडिविजुअल बनता है। तो फर्टिलाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं, आपने फर्टिलाइजेशन समझ गया कि मेल और फीमेल गैमीट का क्या होना, स्पर्म और ओवा का क्या होना, फ्यूजन होना। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे हमने 2 टर्म पढ़े, फ्यूजन एंड फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है 1 से 2 टूटना, ठीक है, टूट के 2 बनना। फ्यूजन का मतलब है 2 चीजों का मिलकर 1 बनना। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन आपके एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपके मेल और फीमेल गैमेट जो है ओपन इन्वायरमेंट में क्या हो रहे हो, फ्यूज हो रहे हो। तो जैसे भी जो भी आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं, जैसे कि आपके फ्रॉग वगैरह होते हैं, उनका जो ओवा होता है और जो स्पर्म होता है वो आपके क्या होता है कि ओपन वाटर में ही क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। अब देखिए एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि नॉर्मली कोई भी चीज़ अगर ओपन इन्वायरमेंट में हो रही है तो आपको जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं फ्रॉग को, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, वो पानी में बह के इधर से उधर चले जाए। तो नॉर्मली इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो मेल और फीमेल होता है वो एक ही टाइम पे आपके दोनों रिलीज करते हैं और ज़्यादा नंबर में रिलीज करते हैं, ताकि अगर मान लिया जाए कि 100,000 ऑफ ओवा जब रिलीज होगा तो कम से कम आपके 100 या आपके 70, 80, इवन 10 तो आपके फ्यूज करेंगे। तो कभी भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो है लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स क्या किए जाते हैं कि प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन वैसे फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है जब आपका मेल और जो फीमेल गैमीट है वो फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज करता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा मेल जो है गैमीट वो चलकर या एक तरीके से स्विम करके या कैसे भी या ट्रेवल करके जो है आपको फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। ठीक है, तो वैसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि इंसेक्ट में, बर्ड में, रेप्टाइल्स में, मैमल्स में। मैमल्स में आपके ह्यूमन, डॉग्स, कैट्स, कैटल्स सारे आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है विविपेरस एंड ओविपेरस। सिंपल है, ओवा जो है अंडे से रिलेटेड होता है, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स अंडे देते हैं या उनको हम क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। और जो भी ऑर्गेनिजम्स अपने बच्चे को, इंडिविजुअल्स को वो क्या करते हैं, बर्थ करती हैं, वो क्या करते हैं, उनको हम विविपेरस कहते हैं। जैसे कि काव वगैरह जो हो गए ये विविपेरस होते हैं और एग वगैरह जो भी बर्ड्स होती हैं वो ओविपेरस होती हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपका आता है यंग वंस टू एडल्ट। तो नॉर्मली आप जब जानते हो कि जो नॉर्मली आपके जो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से वो धीरे धीरे आपके ऑर्गेनिज्म में ग्रो करती है। तो कुछ
एनिमल्स होते हैं जिनमें आपके, जैसे आपने सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ा होगा, जब आप फाइबर टू फैब्रिक पढ़ रहे होगे तो उसमें आपने सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ा होगा कि उसमें पीपा कैटरपिलर वगैरह जो होते हैं, लार्वा स्ट्रक्चर होता है, वो बिल्कुल मॉथ से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। उसी तरीके से आप फ्रॉग को देखोगे तो जब फ्रॉग के आप जब इनिशियल स्टेज को देखोगे, जब वो टेडपोल होते हैं तो आपको बिल्कुल मछली की तरह लगता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है वो आपके फ्रॉग, आप जानते हो एम्फीबियंस हैं, वो ज़मीन पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी, और नॉर्मली उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर में होता है। तो वहाँ पे जो वाटर में सर्वाइव करने के लिए जो उनके यंग वंस होंगे उनको तैरना आना चाहिए, ठीक है। तो वो टेडपोल होते हैं जिनमें टेल होती है, जिनकी वजह से वो क्या होते हैं कि तैर सकते हैं। और धीरे 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 जो आपके वो जब ग्रो करते हैं तो उनकी जो टेल है वो रिड्यूज हो जाती हैं और फिर वो इंडिविजुअल फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो स्टेज होता है जिसमें एक टेडपोल, लार्वा और एडल्ट बनते हैं, तो इसमें जो है आप जो इंडिविजुअल को देख के बता नहीं सकते कि वो जो है आपका एडल्ट जो है वो कैसा हो, वो अपने एडल्ट से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो ड्रास्टिक चेंज आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस एक टर्म होता है जिसमें क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल होता है, यंग वंस होते हैं, उनमें ड्रास्टिक चेंज आता है जब वो डेवलप कर रहे होते हैं यंग वन से एडल्ट में, ठीक है। इसी फेज को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है कि आपका जो यंग वन होता है उनका बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है लार्वा स्टेज से एडल्ट फॉर्म में। ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो उनके जो यंग वंस होते हैं वो जो है बिल्कुल आपके रिजेंबल करते हैं आपके ये एडल्ट की तरह, जिसको हम लोग वो एक टर्म देते हैं जिनको हम लोग कहते हैं फीटस कहते हैं, ठीक है। फीटस जो होता है आपके बच्चों को अगर आप देखो जब वो मदर के वूम में ही होती हैं तो आप उनको देख बता सकते हो कि ये आँख है, ये नाक है, ये हाथ है, ये पैर है, आप देख के बता सकते हो, ठीक है जी। तो वैसे ही उनको, इसीलिए ह्यूमन बींग्स में मेटामॉर्फोसिस स्टेज नहीं पाया जाता। तो मेटामॉर्फोसिस नॉर्मली आपके इंसेक्ट्स वगैरह में पाया जाता है या जो भी फ्रॉग्स वगैरह उनमें पाया जाता है, जब आपके जो यंग वंस जो है आपके एडल्ट की तरह बिल्कुल रिजेंबल नहीं करते। अब आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। जब हम ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम इनमें नॉर्मली दो जो है पार्ट्स पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हमें पता है कि जो भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उनमें आपके एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, ठीक है। टेस्टिस होता है जहाँ पे आपके स्पर्म बनते हैं और उस स्पर्म को कैरी करने के लिए एक स्पर्म डक्ट होता है जिसको स्पर्म ट्यूब भी कहा जाता है और बास डेफरेंस भी कहा जाता है, और एक पेनिस होता है जिसकी पेनिस के थ्रू जो है आपका जो है स्पर्म जो है ट्रेवल करके फिर आपके फीमेल तक जो है वो पहुँचता है। तो कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है पेनिस होता है, और जो भी टेस्टिस होते हैं वो आपके क्या करते हैं, स्पर्म को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और एक समय में आपके मिलियन ऑफ स्पर्म जो है टेस्टिस क्या होता है बनाता है, ठीक है। और जो 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं वो आपके यूरेथ्रा पे, आपने जब भी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आपने यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा ये सब पढ़ा होगा, तो उसी में क्या होता है कि आपके जो स्पर्म डक्ट्स होते हैं वो आपके यूरेथ्रा पे ओपन होते हैं दोनों साइड से, और उसके बाद जो है वो जब ये यूरिन ब्लैडर को लेफ्ट करते हैं उसके बाद जो यूरेथ्रा होता है वो डिफरेंट टाइम्स में क्या होता है कि यूरिन को भी कैरी कर सकता है और स्पर्म को भी कैरी कर सकता है। तो स्पर्म और यूरिन का जो है एक कॉमन पाथ ही होता है मेल में, इस चीज़ को याद रखिएगा, फीमेल में नहीं होता। तो यूरेथ्रा जो है नैरो ट्यूब होता है जो आपके पेनिस के थ्रू जो है रन करता है और उसी से जो है आपके स्पर्म जो है बाहर निकलता है, ठीक है। ये जो है आपके स्पर्म का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें आपको यहाँ पे इसको हम नॉर्मली 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक आपका सबसे पहले हेड, फिर आपका मिडिल पीस होता है और फिर आपका टेल होता है। तो टेल का आप जानते हो रोल कि ये स्विम करने में हेल्प करता है, आपके ओवा तक पहुंचने में हेल्प करता है। हेड में आपके न्यूक्लियस होते हैं जो आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करके रखता है, और मिडिल पीस में आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और आपने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ सेल होता है, तो ये इसको स्विम करने में क्या करता है, एनर्जी देता है, ठीक है जी। ये जो है स्पर्म में जो है आपके नॉर्मली सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो जिन हेरिडिटरी के लिए जरूरी है। कहते हैं ना फादर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है हाफ ऑफ इंफॉर्मेशन इनमें होती है। एक्रोसोम जो होता है उनके टिप पे होता है जो उनको क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, जो जब उनको जिसके थ्रू जो है वो आपके ओवा में इंटर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है आपके मेल रिप्रोडक्टिव का है जिसमें आपके 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। जो स्क्रोटम एक साइक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के बाहर, मेल बॉडी के बाहर होता है, जिनके अंदर थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनमें आपके टेस्टिस रहते हैं, और यही जो है स्पर्म
बनाते हैं और ये आपके वास डिफरेंस, जिनको हम लोग स्पर्म डक्ट भी कह सकते हैं, इनके थ्रू जो है आपकी जो है यूरेथ्रा तक पहुंचता है और यूरेथ्रा, दोनों स्पर्म डक्ट जो है यूरेथ्रा में मिलता है और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका पीनिस है। और सर्टेन ग्लैंड होते हैं, इनमें प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, जो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और सर्टेन फ्रक्टोज वगैरह और भी एडिशनल सब्सटेंसेस जो है उनमें एंजाइम्स वगैरह उनमें ऐड करता है ताकि आपका स्पर्म जो है अच्छे से ट्रैवल करके जा सके। ठीक है जी, तो ये इसमें ये चीज़ें होती हैं। फिर आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब आप देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, तो इनमें जो है आपका पेयर ऑफ ओवरीज होती है। जैसे यहाँ पे पेयर ऑफ टेस्टिस होता था, उन्हीं तरीके से यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं जो कि ओवा प्रोड्यूस करता है। और जैसे यहाँ पे स्पर्म डक्ट होता था, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि आपके दोनों साइड से आपके फेलोपियन ट्यूब कह लीजिए या ओविडक्ट होता है। और जो भी ओवरी जो गैमेट प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग ओवा या एग कहते हैं। और ह्यूमन में एक समय पे जो है 1 महीने में नॉर्मली ऐसा कहा जाता है, जब आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे जिसमें आप मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ोगे, पीरियड्स के बारे में पढ़ोगे, उसमें आप पढ़ोगे कि नॉर्मली जो है ओव्यूलेशन जो है फीमेल में, जो है ह्यूमन फीमेल में, वो 1 महीने में एक ही ओवा नॉर्मली रिलीज होती हैं। ठीक है जी, तो हर महीने एक ओवा रिलीज होता है नॉर्मली 28 डेज में। यूटेरस जो है वो आपका पार्ट होता है जहाँ पे आपका जो ये जो यूटेरस है आपका, यहाँ पे जो है आपका जो भी बेबी का जो डेवलपमेंट होता है यहीं पे होता है। और इस स्पर्म के जैसे ही आपका जो एग जो होता है वो क्या होता है, आपका सिंगल सेल होता है, जहाँ पे क्या होता है कि आपके एक न्यूक्लियस होता है, आपका साइटोप्लाज्म होता है, और इसके जस्ट आपके बाहर जो है एक लेयर होती है जिसको हम लोग जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। इसके बारे में आपको ज़्यादा इस लेवल पे आपको अभी नहीं जानना। तो ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप यूटेरस देख सकते हो। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इनको हम यूटेराइन वॉल कहते हैं, जहाँ पे आपका बेबी आके सिट करता है और यहीं पे ग्रो करता है। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली जो है इस यहाँ पे आपका ओवरी जो ओवर रिलीज करता है, तो नॉर्मली मूवमेंट नहीं करते। आपका स्पर्म जो है यहाँ से होते हुए आपके फेलोपियन ट्यूब से यहाँ पहुँचता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करता है। ये जो वेजाइना होता है ये एक तरीके से समझिए तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है जहाँ पे आपका पेनिस इंटर करता है और यहीं से जो है आपका स्पर्म जो है रिलीज होके फिर आपके अंदर तक जाता है। जो सर्विक्स होता है ये जो यूटेरस और वेजाइना के बीच का इंटरमीडिएट होता है, स्मॉल ओपनिंग होती है और इन्हीं के सर्विकल वॉल से जो है आपके जो बेबी जो है रिलीज होती है। ठीक है जी, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है नॉर्मली जो मैंने आपको जैसा बताया कि जो भी एग जो होती हैं वो जब प्रोड्यूस होती हैं तो वो आपके फनल लाइक स्ट्रक्चर जो ओविडक्ट जिसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं वहाँ पे पहुँचती हैं दोनों साइड में। तो 1 महीने में ये डिसाइड नॉर्मल पहले से रहता है कि कौन से ओवरी से जो है वो रिलीज होगा ओव्यूलेशन। इसके बाद जो है ओविडक्ट जो है वो आपके उसी मस्कुलर चैम्बर में खुलता है जिसको हम लोग यूटेरस या वोम भी कहते हैं। इसके साथ साथ जो यूटेरस होता है वो आपके मस्कुलर पैसेज वेजाइना से जो है निकलता है, जहाँ पे मैंने आपको पहले ये डिस्कस कर दिया है, आपको दिखाया है। और सर्विक्स जो होती है रिंग ऑफ मसल्स होती हैं यूटेरस के नीचे जो वेजाइना को ज्वाइन करती हैं। तो जो एग जो है वो साइज जो है वो डिफर करते हैं ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आप जो ह्यूमन में वो बहुत स्मॉल हो सकते हैं और हेंस में जो आपने देखा है कि अंडे उनके कैसे ही होते हैं। और सबसे लार्जेस्ट जो है आपका ऑस्ट्रिच का जो होता है, जो आप सिंगल सेल आपने पढ़ा है। इसके बाद जो आपका होता है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो जो भी ह्यूमन बींग्स होता है आपका जो स्पर्म जो है वो आपके यहाँ से ट्रैवल होते हुए आपके, मैंने जैसा बताया कि आपके फेलोपियन ट्यूब में जब ओवा जो है रिलीज होता है तो वो आपके वहाँ पे जाके फर्टिलाइज करता है और यहाँ पे ही आपका डिवीजन स्टार्ट होता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सेल जो है वो बनने शुरू होते हैं। जैसे कि 1 सेल है, 1 से 2 सेल डिवाइड हुआ, 2 से 4 सेल डिवाइड हुए, 4 से जो है फिर आपके 8 सेल डिवाइड होते हैं। इसी तरीके से वो डिवीजन करते करते आपके यूटेरस तक पहुँचते हैं और यूटेरस के वॉल पे क्या होते हैं वो सेटल हो जाते हैं और वहीं से वो क्या करते हैं न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तब जब जायगोट आपका फर्टिलाइज हो जाता है, जो फर्टिलाइज एक्चुअली जायगोट होता क्या है, तो जो भी ओवा होता है ना, जब इसमें स्पर्म जो है फर्टिलाइज कर जाता है तो जो भी सिर्फ ये न्यूक्लियस पास ऑन होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि मेल का हमेशा न्यूक्लियस जाता है और क्रोमोसोम जो है अपने जो स्पर्म में जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस पास ऑन होता है और ये फ्यूज करके फिर आपके जायगोट बनाते हैं और जायगोट जो है फिर आपका डेवलप करता है। ठीक है, एक से अभी भी जायगोट यूनिसेलुलर है और ये अब 2 सेल में बढ़ता है, 2 से 4। तो अब उस वैसे मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। तो जब वो एम्ब्रियो डेवलप होते होते आप यहाँ देख रहे हो कि एम्ब्रियो डिवीजन करते 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 आपके यूटेरस वॉल पे आता है, यूटेराइन वॉल पे आता है।
तो वहाँ पे क्या करता है वो एक यूटेरस से जो है आपके मदर से जब वो न्यूट्रिशन लेगा तो किसी चीज़ से तो जुड़ा हुआ होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। वो एक कवरिंग बॉडी में एक स्ट्रक्चर में जो है एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में कवर्ड रहता है, इसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। और जब वो वहाँ के सीड करता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। जब वो आपका बेबी जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है जब वो आके आपके सेटल हो जाता है, तो इसी के अंदर आपका जो है एम्ब्रायो जो है वो रहेगा, और इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इसी प्लेसेंटा से वो क्या करता है कि अपनी मदर से जो है ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और जो भी डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लेता है। यहाँ पे एक कोड होता है जिसको हम लोग कहते हैं अम्बिलिकल कोड कहते हैं, ठीक है। अम्बिलिकल कोड के थ्रू जो है आपका जो कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो क्या करता है कि अम्बिलिकल कोड के थ्रू जो ही वो क्या करता है कि प्लेसेंटा से या मदर से जो है वो अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करता है। तो जब आप न्यू बॉर्न बेबी को देखते होगे तो उनके नेवल पार्ट से जो नाभि से जो है एक कोड सा जुड़ा हुआ होता है, आपने देखा होगा जिनको जब बेबी डिलीवरी होती है तो उनको फिर न्यू बॉर्न बेबी को वो काट दिया जाता है, तो उसी के थ्रू जो है अपनी मदर से जुड़ा हुआ होता है और उन्हीं से वो जो है वो न्यूट्रिशन वगैरह लेता है। तो जो भी वुमेन जिनमें आपके यूटेराइन वॉल से जो एम्ब्रायो अटैच हुआ आता है तो उनको वैसे वुमेन को हम प्रेग्नेंट कहते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो है 2 मंथ स्टेज में जो है आपके जो एम्ब्रायो है वो आपके रिजेंबल करने लगते हैं आपके ह्यूमन फॉर्म की तरह, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं फीटस कहते हैं। जो हमने पढ़ा था फ्रॉग वगैरह में मेटामॉर्फोसिस, तभी मैंने फीटस आपको डिस्कस किया था। तो वही होता है स्ट्रक्चर, जब आपका वो स्ट्रक्चर डेवलपिंग एम्ब्रायो का वो स्टेज जब आपका बेबी जो है आपके एडल्ट की तरह जो है रिजेंबल करने लगता है। और नॉर्मली टोटल 280 डेज जो है एवरेज जो है वो अगर आप इसको करो तो लगभग 9 महीने जो है वो आपके होता है बेबी के फुल्ली डेवलप होने में। और जब फीमेल जब बेबी को बर्थ देती हैं, इस प्रोसेस को हम साइंटिफिक टर्म में पार्ट्यूरेशन कहते हैं, ठीक है जी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपके एक चीज़ आती है क्लोनिंग, ठीक है। आपने सबने क्लोनिंग टर्म सुना हो। क्लोन का मतलब होता है आइडेंटिकल कॉपीज, ठीक है, एक जैसे ही कॉपीज। जैसे अगर फादर जैसा है तो मदर जैसी है तो बिल्कुल मदर के जैसे ही, या कोई भी ऑर्गेनिज्म उनके जस्ट वैसे ही क्या करना, एक ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर देना। तो क्लोनिंग जो है आइडेंटिकल कॉपीज जो है या किसी भी सेल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म, इवन ऑर्गेनिज्म से कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का, तो नॉर्मली सेल की क्लोनिंग की जाती है या आपके ऑर्गेनिजम्स का पूरा का पूरा क्लोन बना दिया जाता है। तो सबसे पहले जो इयान बिलमंट जो थे उन्होंने सबसे पहले क्लोनिंग की थी, और वो रसलिन इंस्टीट्यूट में उन्होंने सबसे पहले किया था। और सबसे पहला जो सक्सेसफुल क्लोन जो ऑर्गेनिज्म था उस वो सिप थी जिनका नाम था डॉली, ठीक है। तो डॉली जो है 5 जुलाई 1996 को हुई थी, और ये फर्स्ट मैमल थी जिनको क्लोन किया गया था, ठीक है। इस क्लोनिंग में क्या किया गया था कि 2 फीमेल वो ली गई थी, सिप की वैराइटीज ली गई थी, जिसमें आपके स्कॉटिश ब्लैकफिश यू था और एक फिन डॉर्सेट सिप थी, ठीक है जी। तो इसमें क्या किया था क्लोनिंग के वक्त, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि जो भी फिन डॉर्सेट सिप जो मेमरी ग्लैंड होता है, मेमरी ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, आप सब जानते हो कि मैमल जो भी होते हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनके मेमरी ग्लैंड से क्या किया गया था, एक सेल लिया गया था, मेमरी ग्लैंड का एक सेल लिया गया था, और उस सेल से क्या किया गया था कि न्यूक्लियस निकाल लिया गया था फिन डॉर्सेट सिप से, ठीक है। तो जो भी फिन डॉर्सेट सिप थी उनसे मेमरी ग्लैंड से क्या किया गया था कि न्यूक्लियस को निकाल के स्कॉटिश ब्लैकफिश यू, जो स्कॉटिक ब्लैकफिश यू था, उनके ओवा में, एग में क्या किया गया था कि उस न्यूक्लियस को क्या किया गया था, डाल दिया गया था, इम्प्लांट कर दिया गया था। और फिर से उस ओवा को जो है फिर से स्कॉटिश ब्लैकफिश यू में जो है फिर से वापस डाल दिया गया। जब अब ओवा है अंदर है तो वो फिर आपका डेवलप करेगा, ठीक है। तो जब इस ओवा को जो है डेवलप करने दिया गया तो फिर डॉली नॉर्मली डेवलप हुई, और ये जो डॉली थी वो बिल्कुल, चूँकि स्कॉटिश ब्लैकफिश यू ने डॉली को जन्म दिया, लेकिन फिर भी वो स्कॉटिश ब्लैकफिश यू की जैसा नहीं दिखी, वो जो है आपके फिन डॉर्सेट सिप की जैसे आइडेंटिकल हुई। क्यों? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि चूँकि एग तो आपका स्कॉटिश ब्लैकफिश यू का था, तो भी वो डॉली जो है उसने फिन डॉर्सेट की तरह वो क्यों दिखी, जिनसे उनका न्यूक्लियस लिया गया था। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मली जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, आपके न्यूक्लियस में स्टोर होती है, ठीक है जी। और जो भी बिल्कुल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी उनके मेमोरी ग्लैंड से चूँकि लिया गया, तो उसका बिल्कुल वो किसकी तरह रिजेंबल करना चाहिए, आपके फिन डॉर्सेट सिप की तरफ से। इसके जो है स्कॉटिश ब्लैकफिश जो था यू का, उसका तो
क्या किया गया कि ब्लैक फेस में इसका जो फेस जो है ब्लैक कलर का है, ठीक है, और डॉली का देखोगे फेस जो है वो बिल्कुल फिन डॉर्सेट जो थी उनके जैसे मिलती है ना, वाइट जैसा। तो चूंकि न्यूक्लियस जो है वो फिन डॉर्सेट का था, इसीलिए जो है डॉली जो है फिन डॉर्सेट की तरह रिजेंबल कर रही थी। तो डॉली जो है सबसे हेल्दी क्लोन थी, इसीलिए इनका इतना ज़्यादा नाम लिया जाता है। और ये जो है डॉली जो है 14 फेब को जो है 2003 में जो है किसी भी लंग डिजीज की वजह से मर गई। इसके बाद जितने भी क्लोन बनाए गए या तो वो जो है जन्म से पहले ही मर जाते हैं या इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं रहते या उनमें नॉर्मली एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। तो डॉली जो सबसे सक्सेसफुल क्लोनिंग थी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी, कि जिससे भी न्यूक्लियस लिया जाएगा ना, और चूंकि उसके न्यूक्लियस में जो है फिन डॉर्सेट शिप के बिल्कुल सारे इन्फॉर्मेशन थी, तो इसीलिए जो डॉली उसकी जरूरत दिखा। इवन एग जो उसका था ब्लैकफिश यू का, उसको डेवलप भी ब्लैकफिश यू ने किया, लेकिन उसमें जो है न्यूक्लियस आपके फिन डॉर्सेट शिप का था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको समझ में आया हो। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।